हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। सो आज तारीख है 23 फरवरी, दिन है फ्राइडे। तो हम लोग देखेंगे आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। तो सबसे पहले आज देख रहे हैं क्या कि सीबीआई जो है सर्च कर रहा है प्रीमिसेस पे किन पे। एक्स गवर्नर मलिक जो साहब हैं हमारे, सत्यपाल मलिक, उनके घर पे जो भी उनका रेसिडेंस है वो फिलहाल अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका कुछ फुट का वो इन्फेक्शन हो गया था इसके लिए। लेकिन वो क्यों वो उन पे सीबीआई का रेड पड़ा है, क्योंकि कीरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में बोला जा रहा है कि वो इलीगल तरीके से जो कंपनी थी उसको वो बिडिंग में हेल्प किए थे। तो आगे हम देखेंगे कीरू के बारे में पूरा क्या है कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये चेनाब रिवर पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि एक्स जो है, फॉर्मली पहले जो था वो क्या था, ट्विटर जिसको बोलते थे। एक्स रिवील क्या है कि दिल्ली जो है, दिल्ली मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बोल रहा है कि आस्क इट टू ब्लॉक हैंडल्स मोस्ट प्रो फार्मर प्रोटेस्ट। जो प्रो फार्म प्रोटेस्टर्स हैं उनका जो हैंडल है उसको ब्लॉक करने के लिए। अब आपको ये नहीं लगता कि दिस इज द वायलेशन ऑफ आवर आर्टिकल फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 19 में क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जिसमें आर्टिकल 19(1)(a जो है वो क्या कहता है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 1(b क्या कहता है, पीसफुल आप असेंबल हो सकते हैं, है ना, विदाउट आर्म्स के। सी क्या कहता है कि एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं। डी जो है वो क्या कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में, इंडिया के टेरिटरी में आप कहीं भी फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। और ई जो है क्या कहता है कि रिसाइड एंड सेटल टू एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी इन इंडिया। तो ये सब जो है फंडामेंटल ओवरऑल आर्टिकल 19 का जो वायलेशन है, अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि ब्लॉक करने के लिए उनका ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल, दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19। और एक ये भी है देखने की बात कि कैसे एग्जीक्यूटरी जो है हमारी फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश कर रही है, राइट। अब दूसरा न्यूज़ हमारा याद आता है कि इंडिया 2023 में इंडिया पहली बार जो है काला अजर को एलिमिनेट करने के टुवर्ड्स हिट किया है। उसमें क्या था, काला अजर क्या होता है, आपको काला अजर के बारे में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। काला अजर को हम क्या बोलते हैं, विसेरल लिशमेनाइसिस, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोटोजुआ डिजीज होता है, प्रोटोजुअन डिजीज। आप सुने होंगे वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो ये जो है काला अजर, इसको बोलते हैं ब्लैक फीवर, राइट। ये क्या होता है, प्रोटोजुअन पैरासाइट से होता है। ठीक है, जैसे पैरासाइट प्रोटोजुआ से एक और बीमारी क्या होता है बहुत फेमस, मलेरिया। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि मलेरिया में कि इंडिया को अचीव क्या कर लिया है कि टारगेट ऑफ रिपोर्टिंग लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन अक्रॉस ऑल ब्लॉक इन 2023। कि 2023 में वो एक ब्लॉक में 10,000 लोग में अगर एक लोग को होता है कालाजार, तो मतलब क्या है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ कालाजार। सो ये फर्स्ट टाइम अचीव किया है। ठीक है, बाकी ये तो आपको बता दिए कीरू का। और ये आपका जो है आर्टिकल 19 का वायलेशन है। ठीक है, बाकी आगे न्यूज में चलते हैं क्या है। आगे देखिए यहाँ कि इजराइल जो है फ्लैटन्स रफा बिल्डिंग का है, रफाल जो का है गाजा का एक सिटी है, गाजा का। तो उसको रफा बिल्डिंग हमास चीफ रीचेज कायरो और ट्री स्टॉक हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ आपको पता है कि वॉर चल रहा है, तो इजराइल वाला मार बम के धुआं कर दिया है। रफा कहाँ है, याद रखना आपको, रफा इज अ प्लेस इन गाजा। ठीक है, गाजा का एक सिटी है रफा। उसके बाद हुथीज टू एस्केलेट रेड सी स्ट्राइक्स, है ना, क्या बोला कि सबमरीन वेपन सेज लेटर की एस्केलेट करेंगे। दे विल इंक्रीज देयर बम्बार्डमेंट एंड जो भी वो रॉकेट मार रहे हैं। तो हुथीज क्या है, यमेन और ईरान का बैक हुथीज है। ये क्या बोल सकते हैं उसको कि टेररिस्ट ग्रुप है, यमेन और ईरान का बैकिंग के थ्रू किया गया है। ये क्या बोला कि ऑपरेशन इन रेड अरेबियन सी, बाबेल मंडेल स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ एडेन में ये कंटिन्यू करेंगे और एस्केलेटिंग द इफेक्टिव, है ना। कौन बोला है, अब्दुल मलिक जो है हौथी एडेड टेलीविजन स्पीच में बोला है कि मतलब कि अभी जो इशू है वो संभलने के बिगड़ रहा है, वो वहाँ वो जो एस्केलेशन और वो बढ़ा दे रहे हैं, राइट। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूज़ है कि मरियम नवाज कौन है, मरियम नवाज जो है ये नवाज शरीफ हैं उनकी बेटी हैं। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके, उनकी बेटी हैं। तो वो बनेंगी पहली वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पंजाब प्रोविंसेस, पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रोविंसेस है,
वहाँ की पहली वीमेन सीएम बनेंगी, सेट टू बिकम, अभी बनी नहीं है, बनेंगी, राइट। अब आगे देखते हैं। आगे एक न्यूज ये है कि बीबीसी में पहली बार फर्स्ट इंडियन ओरिजिन चेयर बनेंगे, उनका नाम क्या है, समीर शाह। समीर शाह, तो याद रखिएगा, ये प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि हु विल बी द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन चेयरमैन ऑफ बीबीसी, दैट इज समीर शाह। वो इंडियन ओरिजिन के रहने वाले हैं, उनका एज 72 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे 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 देखिए किस तरह का केस हो रहा है कि 9 साल का लड़का जो है 22वें फ्लोर से कूद के जंप मार दिया, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम खराब गया। सो इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि आप एक एग्ज़ाम आपको डिफाइन कर दे कि आप लाइफ अपना बचाना चाहते हैं या ख़राब करना चाहते हैं। तो इस सब से बचिए, अगल बगल जो भी लोग हैं उनको समझाइए, है ना। बाकी ये सब तो पॉलिटिकल न्यूज़ है कि कौन सिटी अभी चुनाव चल रहा है, तो ये केजरीवाल को 7वां ईडी समन मिला है, ठीक है। ये बोल रहा है कि यहाँ देखिए कि 7 बीजेपी एमएल ऑन असेंबली सस्पेंशन की वायलेट क्या, फंडामेंटल राइट को, कि जब वहाँ के एलजी साहब जो एड्रेस कर रहे थे तो ये लोग डिस्कस लास्ट वीक वाले इंटरप्ट कर रहे थे, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, बीजेपी के 7 एमएलएज को। अब क्या है यहाँ देखिए, 19 करोड़ डील चार्ज फॉर 200 ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बारे में आपको हम बता दे रहे थोड़ा। ब्रह्मोस का जो नाम रखा गया है वो इंडिया और रशिया के द्वारा बनाया गया है। इंडिया में किसके द्वारा, डीआरडीओ, और रशियन जो डिफेंस कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है, रशियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा और रशियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ब्रह्मोस हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके नाम पे रखा गया है, ब्रह्मपुत्रा, और जो ये है मस्कोवा रिवर वहाँ उसके रिवर में, ठीक है। ये कब 2005 में बनाया गया था, और ये क्या है, मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होता है जो एटमॉस्फेयर में ही जाके वॉर करता है, ठीक है, जो कि टारगेट को हिट करता है। तो क्या बोला गया है कि 19,000 करोड़ का डील क्लियर किया गया ब्रह्मोस के लिए। किसको दिया जाएगा, नेवी को दिया जाएगा। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और 19,000 करोड़ दिया जाएगा। मिसाइल विल बी लार्जली बी डिप्लॉयड इन वेरियस वॉरशिप्स पे, ठीक है। और क्या है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन रशियन जॉइंट वेंचर प्रोड्यूसेस ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम सुपरसोनिक। ये किससे किससे कर किया जा सकता है लॉन्च, सबमरीन से भी, शिप से भी, एयरक्राफ्ट से भी और लैंड प्लेटफॉर्म से भी। मतलब कि पानी वाला जहाज से भी किया जा सकता है, जमीन पे भी रख के इसको लॉन्च किया जा सकता है, शिप से भी, एयरक्राफ्ट से भी, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और इसका मारक क्षमता क्या है कि ये 2.8 मैक स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से चलता है। मतलब क्या हुआ कि 2.8 मैक कहने का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ साउंड के 3 गुना। अब आपसे ये सवाल है कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है। स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दोनों का जवाब देंगे आप। साइंस पढ़ते हैं बीपीएससी में, बहुत जरूरी से हो जाता है साइंस पोर्शन, करीब 28 से 30 सवाल आते हैं। तो आप ये दोनों सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो बोल रहे हैं कि कश्मीर इशू को यूएन में ले जाएंगे, अदर गेव एसेशन कलर। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारा जो, ये तो पहले आईआर में आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आईआर, ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में। दिस शोज व्हाट कि इंडिया इज पोस्टरिंग, है ना, हमारा जो देश है वो पूरे वर्ल्ड में पोस्टर बन रहा है। बोल रहा है कि हम अपने जो इशू है, इंडिया पोस्टरिंग इन द वर्ल्ड, कश्मीर के इशू को हम यूएन ले जाएंगे। और ये कहाँ ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं रायसीना डायलॉग में। आपको कल भी बताए थे रायसीना डायलॉग चल रहा है अभी। रायसीना डायलॉग में कब से ये रायसीना शुरू हुआ है, 2016 में। और ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसके अंदर काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, राइट। यहाँ पे एक देखिए कि एक हमारा जो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्या बोला कि चाइनीज फर्म जो है हैक कर लेता है इंडिया का इमिग्रेशन डेटा। इमिग्रेशन डेटा क्या होता है, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो आपका जो भी डेटा वो इमिग्रेशन में जाता है, आपका जो भी डिटेल है, तो वो जो डिटेल होता है, जैसे कोई इंडिया से चाइना गया, तो इंडिया से यूएसए गया, कनाडा गया, है ना, इधर ये कंट्रीज जो हमारा जो है वहाँ सिंगापुर गया, मलेशिया गया, तो वहाँ के जो भी इमिग्रेशन डेटा है वो चाइना का जो फर्म है वो लीक कर देता है। तो दिस इज अ वेरी कंसर्न अबाउट अवर साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिया इज द वन ऑफ द टारगेट ऑफ चाइना इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी बीजिंग हैकिंग अपीयर टू बी सक्सेसफुल। 9.52 गीगाबाइट ऑफ इमिग्रेशन डेटा ये ब्रीच किया है। ये कौन बोला है, वाशिंगटन पोस्ट रिवील किया है। और ये बोला क्या जा रहा है कि बीजिंग का जो इंटेलिजेंस और मिलिट्री ग्रुप है वो कैरिंग आउट लार्ज स्केल
साइबर इंट्रूजन अगेंस्ट फॉरेन गवर्नमेंट कंपनीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लॉइटिंग व्हाट हैकर्स क्लेम आर वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम कंपनीज इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड गूगल जैसी कंपनी का भी डेटा ब्रीच कर दे रहा है। सो दिस इज, ये जो इंडिया का है हमारा टारगेट है, इंडिया चाइना का कि एकदम सबसे ऊपर में, कि इसको तो बर्बाद ही करना। हमारा सबसे बड़ा जानी दुश्मन कौन है? चाइना। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डेटा ब्रीच कर देगा। डेटा ब्रीच करने से क्या होगा? कितना डेटा ब्रीच करा? 9.4 गीगाबाइट ऑफ इमिग्रेशन। ठीक है, साउथ कोरिया की LGU प्लस ये सब है, एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहाँ क्या, आगे क्या क्यों क्या न्यूज है? ये सब तो सरोगेसी पाए है, बोला कि रूल चेंज किया गया है जब वो कपल विथ मेडिकल इशू को वो डोनर जीमेट के लिए अलाउ कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। जब फाइनल कुछ ड्राफ्ट आएगा तो वो हम लोग डिटेल में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कि CAG फ्लैग्स फॉल्ट इन रोल आउट ऑफ PM आवास योजना इन MP। अब हम आपको, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? CAG कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 148 में। CAG क्या होता है? ये क्या होता है? सुप्रीम ऑडिट ऑफिसर होता है, सुप्रीम ऑडिट ऑफिसर होता है। ठीक है, इसका टर्म क्या होता है? CAG का 6 साल, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो पहले हो जाएगा उस पर इनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी कौन है CAG? GC मुर्मू। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे क्या है? आगे क्या है ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लिखा गया है, ये लॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रोड, ये भानु प्रताप मेहता द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। इसमें ये हमारे GS2 सेक्शन 1 के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये क्या बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़ मेयर को केस को शोरअप करने का मतलब क्या हो गया? बूस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। और ये बोले कि ये बूस्ट कर रहा है या जस्ट एक फेसेड है, दिखावा है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये अपना व्यू लिखे हैं कि अभी जो 2 रिसेंट डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो डिसीजन क्या दिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कर दिया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। और आपका जो कैंडिडेट था चंडीगढ़ में, उसको मेयर बना दिया गया। ये दोनों क्या था कि वेलकम है बिहाफ ऑफ द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो इसके पे ये बोल रहे हैं कि ये जस्ट ये जो दोनों डिसीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बूस्ट करता है या जस्ट इट्स फेसेड, ये दिखावा है। तो उसी से रिलेटेड है कि कैसे ये किया जा रहा है। इसको एक बार पढ़िएगा कि इवन ए ब्रेजन एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या? ब्रेजन का मतलब क्या हुआ कि वैसा एग्जीक्यूटिव जो कि विदाउट एम्बेरसमेंट काम करता है, समटाइम्स बेनिफिट फ्रॉम बीइंग रिमाइंडेड दैट इन द फार सो क्लेम लेजिटिमेसी बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड द फेसेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। द फेसेट विल नीड टू मेंटेन इन द चंडीगढ़ इलेक्शन केस। क्या बोला गया कि जो चंडीगढ़ इलेक्शन में है और arguably electoral bond case or those where facet is so blatantly violated that the system cannot claim legitimacy even on those own terms. So on arguably the reverse of decision is the release of perpetration. So in the Bilkis Bano case बाद signaling that the lines maintained facet of the system will have crossed. So इसमें ये बोल रहे हैं, ये जो खट्टा मीठा अपना ये बोल रहे हैं कि सरकार पे तंज कस रहे हैं, जुडिशरी पे तंज कस रहे हैं, उसमें ये बोला जा रहा है कि ये बस दिखावा के लिए है या फिर सच में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बूस्ट कर रहा है। तो इसके लिए बोल रहे हैं ये कि शायद ये जो है हम गलत हों और जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए अच्छा हो। ठीक है, जो हम सोच रहे हैं वो ना हो और वो बूस्ट करने के लिए किया जा रहा हो। इसको एक बार पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, उसका बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा यहाँ पे आ जाता है कि हाउ टू मेक MSP वर्क। जो हमारा आपको पता है कि अभी किसान भाई जो हमारे हैं वो अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका जो 14 या 12 मांग है उस पर कि हर एक क्रॉप पे MSP कर दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये बोले कि MSP कैसे काम करेगा, हाउ टू मेक MSP वर्क, ऐसे क्या किया जाए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि गिविंग इट लीगल स्टेटस इन काउंटर प्रोडक्टिव। तो इसमें ये जो रमेश चंद्र साहब हैं वो क्या है, एक नीति आयोग के मेंबर हैं, वो कह रहे हैं कि पहले तो सिस्टम ऑफ MSP को समझना पड़ेगा। MSP क्या है, बोल रहे हैं कि जब से ये बना है 1956 से, तब से ही अंडर प्रेशर है, तब से ही MSP क्या है, अंडर प्रेशर काम कर रहा है, अंडर प्रेशर। ठीक है, और अंडर प्रेशर होने का इशू क्या है, उसी इसमें ये बता रहे हैं कि इंक्लूजन ऑफ क्रॉप्स है, फॉर्मूला ऑफ MSP, कि MSP का जो फॉर्मूला है
यहाँ देखिए कि फॉर्मूला ऑफ एमएसपी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट, है ना। और बोल रहे कि इट इज आयरोनिक दैट मोस्ट प्रोटेस्ट अराउंड एमएसपी आर सीन इन रीजन विच आर बेनिफिटेड द मोस्ट। बोले कि एमएसपी के लिए आयरोनिक ये है कि सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट वहीं देखा जा रहा है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया है। इफ़ यू टॉक अबाउट अ स्टेट लाइक बिहार, है ना, उड़ीसा, झारखंड, बीच है जो मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड है, वहाँ एमएसपी के लिए कभी ऐसा ये प्रोटेस्ट वगैरह नहीं देखा गया है। लेकिन वैसा ही रीजन में प्रोटेस्ट देखा जा रहा है जहाँ पे के फार्मर सबसे ज़्यादा एमएसपी से बेनिफिटेड हुए हैं। और क्या इशू क्या है इसका कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और इसका इन्फोर्समेंट में। तो आप बोल क्या रहे हैं कि एमएसपी का कि मेन रीजन पे फोकस क्या करना है हमारा, कि रीजन पे फोकस क्या करना है, कि मेन रीजन फोकस करना है कि इनफिशिएंट और प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाना है, फेलियर ऑफ मार्केट टू मीट द चैलेंजेस रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्म सेक्टर, फार्म इनकम, ठीक है। नेग्लेक्ट क्या करना है, नॉन प्राइस फैक्टर टू रेज प्रोडक्टिविटी एंड क्रॉप इनकम, ठीक है। बोल कह रहे हैं कि 50 साल हो गया एमएसपी इंप्लीमेंटेशन रिमेन लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टेट एंड पैडी, जैसे कि कुछ ही ये ग्रेन्स पे, जैसे पैडी पे, व्हीट पे, कॉटन पे। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर सुसाइड केस देखा गया है तो 93 से 94 और 2004 से 5 के बीच में दिखा गया है कि फार्मर सुसाइड फ्रॉम द पीरियड बिटवीन 1993 to 1994 to 2005 to 5 डायरेक्टेड अटेंशन टुवर्ड्स रिम्यूनरेटिव प्रोसेस ऑफ एड्रेस एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस। तो उसके लिए क्या बोला गया, जिसको स्वामीनाथन पैनल बोलते हैं, उसको और भी क्या बोलते हैं, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, वो सबमिट किया रिपोर्ट और वो 3 दिक्कत बताया। बोला गया कि पहला क्या कि एमएसपी जो है, पहला ये है कि एमएसपी शुड बी लीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा क्या कि कॉस्ट, ये कि द सेकेंड इशू रिलेटेड टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वेदर इट शुड बी A2 कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द फैमिली। अब आपको यहाँ पे बताते 3 जो चीज़ है, ये जो एक होता है A2, पेन से लिख दे रहे हैं, एक होता है A2 कॉस्ट, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए आता है, जब हम एमएसपी को फॉर्मुलेट करते हो तो उसमें आता है A2 कॉस्ट। एक होता है A2 प्लस FL और एक होता है C2 कॉस्ट, ठीक है। तो A2 कॉस्ट क्या होता है कि A2 कॉस्ट जो होता है जस्ट द पेड आउट कॉस्ट होता है, पेड आउट कॉस्ट। और A2 प्लस FL का मतलब क्या होता है, फैमिली लेबर। तो A2 कॉस्ट में जब हम फैमिली लेबर को मैं ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, A2 प्लस FL, जिसको हम बोलते हैं कि कॉस्ट एंड इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, कि आपका आप जो उगाए उसको जो पैसा मिला वो A2 कॉस्ट हो गया। तो क्या फार्मर्स का होता है, 2 तरह के फार्मर होते हैं। एक फार्मर जो होता है जो जिनका लैंड होता है और वो वर्कर्स को लगा के फार्मिंग करवाते हैं। दूसरा फार्मर क्या होता है जिसमें फैमिली लेबर भी होता है, जैसे कि अगर हम लोग अपने गांव घर की बात कर ले बिहार में, तो वहाँ पे क्या होता है कि बाहर के वर्कर बहुत कम होते हैं। जैसे फैमिली में अगर एक फादर मदर हो गए और उनके 4 बच्चे हो गए तो ये चारों भी काम करेंगे और ये 2, तो 6 जो उनका फैमिली लेबर गया उसका भी, तो उसका प्राइस कौन देगा, तो A2 प्लस FL जो हो जाता है। और तीसरा कॉस्ट होता है C2 कॉस्ट, जो ओवरऑल होता है, जिसमें A2 कॉस्ट भी मिला होता है, फैमिली लेबर भी मिला होता है। उसके बाद जैसे किसान के पास अपना ट्रैक्टर वो खरीदा हुआ है तो उसका जो रेंट है उसका भी कॉस्ट ऐड किया जाएगा, है ना। जैसे कोई लैंड लीज पे लिया है या रिलेटेड वैल्यू ओन्ड लैंड है, इनका अपना लैंड है, तो अगर ये अपना लैंड किसी दूसरे को देते तो उसमें जो रेंट आता वो भी, जैसे अगर आपका अपना लैंड है, ये आपका अपना लैंड है तो आप इससे अपना रेंट नहीं लेंगे, लेकिन इस पे इसका कोई तो एक चार्ज होगा ना गवर्नमेंट के हिसाब से कि इस लैंड पे अगर इतना खेती किया जाएगा तो इतना मंथली या एक सीजन का जो कॉस्ट आएगा वो देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर अपना है तो उसका ऐड किया जाएगा, अगर आप किसी लीज पे दिए हुए हैं तो उसका लिया जाएगा, अगर आप किसी से लीज पे लेके वो उस पर फार्मिंग कर रहे हैं उसका। तो 3 कॉस्ट आपको क्या क्या बताए हम आपको, पहला तो A2 कॉस्ट, ठीक है, फिर A2 प्लस FL हो गया जिसमें फैमिली लेबर इंक्लूड कर दिया जाता है, और तीसरा होता है C2 कॉस्ट, जो ये सारा जितना तरह का कॉस्ट हो के सब एक साथ मिला के किया जाता है वो होता है C2 कॉस्ट। तो वो बता रहे कि दूसरा इशू जो है वो रिलेटेड टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के रिलेटेड इशू है, वेदर इट शुड बी A2 प्लस इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर और C2, ठीक है। आपको C2 समझ में आ गया होगा, A2 प्लस इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर समझ में आ गया होगा। क्या बोला है कि लॉजिकली मार्जिन शुड बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन कॉस्ट इनकर्ड बाय फार्मर यूनियन एग्जिटेटिंग टू मेक MSP ए लीगल गारंटी और टू फिक्स एटलीस्ट 50% मार्जिन ऑन कॉस्ट C2, ठीक है। सो दियर डिमांड इन इंक्लूड 2 थिंग्स, पहला कि MSP विच इज जस्टिफाइड एंड 2 पर्टिकुलरली लेबर ऑफ MSP। ये 2 तरह का डिमांड है इनका। पहला क्या कि MSP जो है वो क्या होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, कि जो आप हमको
जिस जिस क्रॉप पे जो एमएसपी दे रहा है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा प्रोडक्शन के हिसाब से जितना उसमें खर्च लगा, इन्वेस्टमेंट लगा है, उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर ब्रेक थ्रू पॉइंट नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा क्या कि पर्टिकुलर लेवल ऑफ एमएसपी की एक प्रॉपर ग्रेन पे पर्टिकुलर लेवल ऑफ एमएसपी होना चाहिए। ठीक है। तो मेजर इशू अराइजिंग फ्रॉम द न्यू एमएसपी कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि डिमांड साइड फैक्टर डू नॉट सपोर्ट इट, कि जो डिमांड साइड फैक्टर है वो सपोर्ट नहीं करा एंड द सिस्टम ऑफ मार्केटिंग विल कोलैप्स। अगर वो डिमांड साइड फैक्टर जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा तो सिस्टम ऑफ मार्केटिंग क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। और फार्मर ओवरऑल सफर कौन करेगा, द फार्मर्स। So according to the legal status of MSP can also be counterproductive as trade not to want to buy the entire surplus to legal price, they have to full impossible to sell the same in the open market। ठीक है। और जो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया कि इट इज आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट शुड बाय दिस लाइक राइस और व्हीट, ए सिचुएशन विल लीड टू नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड। और तीसरा ये बोल रहे हैं कि डिफिशियंसी प्राइस पेमेंट डीपीपी, ये क्या हो रहा है कि दिस इज वर्केबल अप्रोच but this turns out to be costly if there is a large gap between क्या है कि रेफरेंस प्राइस एंड एमएसपी, कि रेफरेंस प्राइस जो हो गया और एमएसपी में अगर गैप हो गया कि गवर्नमेंट जैसे हमेशा आपको पता है कि जैसे क्रॉप लगाया तो उसमें जो फर्टिलाइजर हो गया, उसमें जो सिंचाई के लिए पानी का खर्च हो गया, उसमें जो लेबर चार्ज हो गया, अगर कोई किसान लीज पे कर रहा है तो उसमें जो खर्च आया, और एमएसपी जो गवर्नमेंट बना के दी कि हम आपको इस ग्रेन के लिए पर केजी इतना ही प्राइस देंगे, तो दोनों में अगर ह्यूज डिफरेंस आएगा दैट इज डीपीपी, डिफिशियंसी प्राइस पेमेंट। तो अगर उसमें डिफरेंस आएगा तो क्या होगा कि फिर से सफर किसको करना पड़ेगा, किसान को, फार्मर को। सो वही बोल रही है कि दिस इज अ वर्केबल अप्रोच बट दिस टर्न्स आउट टू बी कॉस्टली, दिस इज अ लार्ज गैप बिटवीन रेफरेंस प्राइस एंड एमएसपी मेक इट इज फिजिकली अनसस्टेनेबल, जो क्या होगा फिजिकली अनसस्टेनेबल होगा। और ये बोल रहे हैं कि अगर ये हम काउंटर प्रोडक्टिव करेंगे तो ये बर्डन हो जाएगा इकोनॉमी पे। तो यही बोल रहे हैं कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट की है रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन पैनल सिंस राइस और व्हीट पे सिर्फ, तो लेकिन हमारा जो फार्मर है उनका डिमांड क्या है कि जितने भी क्रॉप है सब पे करना चाहिए। उसके बाद ये बोला गया कि एक्सटेंडेड टू 23 क्रॉप, पिछले बार जो हुआ था उसमें 23 क्रॉप पे एमएसपी किया गया। उसमें बोला कि डिफिकल्ट टू सेंटर टू थिंग्स स्कीम, पीएम आशा और पीएम प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट, ये दोनों जो है अगर ऑफर्ड किया जाएगा स्टेट को तो इफेक्टिव मैकेनिज्म हैज क्रिएटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एसपी इन ऑल क्रॉप्स बट देयर इज नीड टू एक्सपैंड इट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इंश्योरिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ फार्मर्स इज इसेंशियल, सम एग्रीकल्चर सेगमेंट कैन गिव बेटर ग्रोथ थ्रू मार्केट फोर्स, सम रिक्वायर्स एमएसपी थ्रू लाइक एमएसपी। ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे एमएसपी नॉट कवर अंडर, जैसे हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर जैसे फ्रूट्स का हो गया या फ्लावर्स का हो गया, वो एमएसपी के अंडर कवर्ड नहीं है। लेकिन उसमें क्या बोला गया है कि नॉट कवर्ड अंडर एमएसपी हैज एक्सपीरियंस मोर देन ट्वाइस द ग्रोथ ऑफ राइस एंड व्हीट इन द लास्ट 10 years, दिस शोज पावर ऑफ डिमांड ड्रिवन फैक्टर कैन बी स्ट्रॉन्गर देन गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट इन पुशिंग ग्रोथ एंड फार्मर्स इनकम, द न्यू एमएसपी हैज पोटेंशियल टू स्टिफल सच डिमांड ड्रिवन ग्रोथ। ठीक है। तो यही ये बात किए हैं कि जो 3 प्रॉब्लम है वो उसको टैकल किया जाएगा। उसके बाद ये क्या बोले कि टू इम्प्लीमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एमएसपी क्रॉप शुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, कि एमएसपी के अंदर जो भी क्रॉप्स आएगा उसको 2 डिवाइड कर देना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, पहला कि कहा गया क्रॉप ऑफ ऑल इंडिया इंपॉर्टेंट, कि जो वैसा क्रॉप जो हमारा देश के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो हमारे रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रॉप ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो सेंटर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटिंग एपीएफ फॉर द फर्स्ट कैटेगरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लेटर शुड बी इंटरेस्टेड ऑफ स्टेट विथ शेयर्ड फंडिंग। उसके बाद क्या बोले कि स्वामीनाथन पैनल जो है रिपीटली इम्फेसिस क्या है, द नीड ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ रिफॉर्म, की इसमें वाइड रेंज ऑफ रिफॉर्म चाहिए। सो स्टेट मस्ट स्टडी दिस रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीमेंट दोज नेसेसरी टू इनेबल मार्केट टू पे रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, कि उनको रिम्यूनरेटिव प्राइसेस पे मिलना चाहिए कि जितना उनका खर्च हो रहा है उससे थोड़ा प्रॉफिट के साथ। काहे कि बहुत सारे फार्मर्स के साथ देखा गया, अभी आपको हम अगले एक में दिखाएंगे कि बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो वो पॉवर्टी लेवल से अपने फैमिली को निकाल ही नहीं पाते हैं। तो स्टेट को स्टडी करना चाहिए और एक वाइड उसमें रिकमेंडेशन करके वाइड चेंजेस लाना चाहिए, सो द फार्मर सपोर्ट सच रिफॉर्म। ठीक है। तो यही था कि कैसे हम एमएसपी को काम करेगा उसके बारे में बताया गया। ये 3 आपको रीजन बता दिए, इसमें आपको समझ में आ गया होगा A2 कॉस्ट, A2 प्लस FL और C2 कॉस्ट। ठीक है। आप एक बार पढ़िएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, हमारे लिए। ठीक है।
उसके बाद आइए, हाँ ये देखिए, द फर्स्ट सन साइंटिस्ट ऑफ लेजर कूलिंग, ठीक है, ऑफ पॉजिट्रोनियम। सर्न क्या है? सन एक यूरोपियन क्या क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसको बोलते हैं, ठीक है। सर्न क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये कब बना? 1954 में। अब आप बताइए कि इसमें कितना मेंबर है सर्न में, और इंडिया इज अ मेंबर और नॉट ऑफ सर्न, ठीक है। इंडिया जो है सर्न का मेंबर है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें कि पहली बार सर्न साइंटिस्ट जो है कैरी आउट लेजर कूलिंग पॉजिट्रोनियम को लेजर कूलिंग के द्वारा ये किया गया है। ये ग्रेविटी इंट्रोस्पेक्ट्री स्पेक्ट्रोमेट्री कोलैबोरेशन हैज अचीव्ड ए ब्रेक थ्रू बाय द डेमोन्स्ट्रेटिंग द लेजर कूलिंग ऑफ पॉजिट्रोनियम को लेजर कूलिंग के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए सन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट, ये सब तो हेड है। हाँ, ये कीरू हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में आपको हम बता रहे थे, ठीक है। तो कीरू कहाँ है? यहाँ देखिए कीरू के बारे में बोला गया कि प्रोजेक्ट क्या था। सीबीआई जो है 30 जगह पे छापा मारा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट क्या था। तो जो कीरू जो है वो क्या है, वो कहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे ये मान लीजिए एक पॉइंट है जहाँ पे एग्जिस्टिंग किरथई टू जो अपस्ट्रीम में है और क्वार डाउन स्ट्रीम हाइडल प्रोजेक्ट के बीच में है, ठीक है। और इस्टीमेटेड कॉस्ट क्या है इसका? 4,287 करोड़, ठीक है। ये कहाँ बन रहा है? चेनाब नदी पे, जो एंड द सिंगल एंड बेला स्ट्रीम नियर द पत्थरनक्की एंड कीरू विलेज इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये डेडलाइन कब था? 2025 में इसको बनाने का। इसमें क्या बनेगा? 123 मीटर टॉल डैम बनेगा चेनाब रिवर के बेड लेवल पे। और क्या बोला? रिजर्वायर का स्टोरेज जो होगा 45.1 मिलियन मीटर क्यूब ऑफ वाटर होगा। प्रोजेक्ट जो होगा 700 मीटर लंबा होगा। हॉर्स टू शेप डाइवर्जन टनल बनाया जाएगा। उसका अंडरग्राउंड पावर हाउस बनाया जाएगा लेफ्ट बैंक पे। और 156 मेगावाट ईच, राइजिंग द कैपेसिटी ऑफ 624 मेगावाट का 4 टरबाइन के साथ इसका कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब डेवलप कौन कर रहा था? तो चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया था, ठीक है, जो एक ज्वाइंट वेंचर था। किसका? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ऑफ ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन और पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन, ये तीनों को मिला के बनाया गया था। क्या? चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद क्या हुआ कि बोथ द एनएचपीसी और जेकेएसपीडीएल हैव ए स्टेक ऑफ 49 ईच एंड रिमेनिंग जो 2% था वो किसका था? पीटीसी का। पीटीसी क्या हो गया? ये देखिए कहाँ गया पीटीसी, पावर कारपोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। द मिनिस्ट्री इसको 2008 में दे दिया गया था सैंक्शन। अब दिक्कत क्या है कि करप्शन एलिगेशन क्या है, यहाँ देखिए कि अवार्ड ऑफ सिविल वर्क इन पटेल इंजीनियरिंग, जो सिविल वर्क का काम था वो पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिया गया था। और क्वेश्चन ये है, कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, कि उनके वेबसाइट पे दिया गया है कि वो 1947 की कंपनी है जो कि क्या क्या बनाती है? डैम बनाती है, टनल, ब्रिज, रिफाइनरी, रियल एस्टेट एटसेट्रा। और सीबीआई जो बुक किया है कि ये जो चेयरमैन और आईएएस नवीन चौधरी और एमडी एमएस बाबू जो डायरेक्ट करके मिश्रा विथ अरुण मिश्रा अलॉन्ग विथ पटेल इंजीनियरिंग, द एफआईआर सेज इन्वेस्टिगेशन हैव बीन कंडक्टेड बाय जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो एंड द डिपार्टमेंट। वो बोला गया कि ई टेंडरिंग जो किया गया था अवार्डिंग द सिविल वर्क वर नॉट फॉलोड, उनका जो देने का तरीका था वो फॉलो नहीं किया गया था। और रेगुलेशन ऑफ सब स्टैंडर्ड वर्क की खराब काम करने का एलिगेशन लगाया गया है। और फेल्योर ऑफ प्रोवाइड द जॉब टू लोकल यूथ, है ना, हैज बीन मेड द हाइडल प्रोजेक्ट। जैसे कहीं भी एक एरिया में अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो कुछ डिफाइन किया जाता है कि वहाँ के लोकल लोगों को इतना % काम दिया जाएगा, जो कि ये फॉलो नहीं किया गया था और सब स्टैंडर्ड काम दिखाया गया। यही हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कीरू हाइडल प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ है, कितना का खर्च उसमें लगा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और वो कौन कौन सी कंपनी बना रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट और है जो हम लोगों ने अभी अब डिस्कस किया था, वो कि एमएसपी के लिए। तो वो दिखाया जा रहा है कि उसको अगर इससे आप कनेक्ट करेंगे ना कि सिचुएशन क्या है फार्मर का हमारे देश में, तो आपको समझ में आया कि एमएसपी जरूरी क्यों है, क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे देश में किसान का हाल क्या है, वो कैसे जीवन बसर करते हैं, उनका हाल कैसे बद से बदतर होते जा रहा है। तो इसमें 4 टेबल के थ्रू दिखाया गया है। 4 टेबल आपको हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सिचुएशन ऑफ फार्मर में ये किया गया कि डिमांड ऑफ गारंटी एमएसपी हैव बीन ड्राइविंग बाय द फार्मर प्रोटेस्ट, है ना। बोला गया कि डिबेट जो है बहुत घिसा पीटा पुराना है
and the only the visual expression much deeper problem farming is grossly re-immunerative for most Indian farmer। इसमें देखिए टेबल 1 में क्या दिखाया कि पॉपुलेशन और एग्रीकल्चरल वर्कर की पॉपुलेशन कैसे बढ़ा और उनका एग्रीकल्चर वर्कर जो है कैसे हुआ। तो अगर हम बात करते हैं 1951 की, तो वहाँ 139.5 वर्कर हुआ करते थे, और जिसमें एग्रीकल्चर वर्कर की बात करते थे जिसमें 69.9 टोटल पॉपुलेशन का वो कल्टीवेटर थे और लेबर थे 28.1। लेकिन अगर आप 2011 में सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो टोटल वर्कर बढ़ के हो गए 461, जिसमें कल्टीवेटर थे वो क्या हो गए 118, विच इज 45.1%, एंड 54.9% क्या हो गया लेबर हो गया। मतलब क्या है कि ए लॉट ऑफ पीपल है ना माइग्रेटेड फ्रॉम कल्टीवेटर टू एग्रीकल्चरल लेबर। मतलब क्या है कि हम उनका लैंड किसी न किसी कारण से बिक गया, या तो कोई लोन लिए होंगे तो उनका चला गया, और वो बाद में क्या बन गए एग्रीकल्चरल लेबर बन गए। उसका दूसरा टेबल क्या बताता है कि इनडेटनेस ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की एग्रीकल्चरल हाउस वैसा परिवार जो कि खेती करता है, खेती बाड़ी करता है पूरे इंडिया में, तो उनके कितना कर्ज है इन डिफरेंट साइज क्लासेस और लैंड पोजेसेस, जिसमें ये दिखाया गया है कि लैंड हेक्टेयर है, उसमें एस्टिमेटेड नंबर ऑफ हाउस होल्ड है, उनमें कितना कर्ज है, और एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट कितना है। तो ये दिखाया गया कब का है ये सोर्स, एग्रीकल्चर हाउस जनवरी 2019 का एनएसओ के द्वारा लिया गया है कि अगर कोई ऐसा किसान है जो 0.01 से 0.40 लैंड पोजेस करता है तो उनमें एस्टिमेटेड लैंड हाउस होल्ड कितना है 318.61 लाख, इतना फैमिली जो है काम करता था, जिसमें कर्ज है 40.8 पे और आउटस्टैंडिंग लोन जो है 33,220 रुपए का है। तो ये ग्राफ दिखा रहा है। तीसरा ग्राफ क्या है कि इंडेक्स ऑफ टर्म इन ट्रेड एंड बिटवीन फार्मर एंड नॉन फार्मर, है ना, कि टर्म ऑफ ट्रेड कि फार्मर और नॉन फार्मर के बीच में टर्म ऑफ ट्रेड क्या है। तो जब 4-5 में देखेंगे तो इंडेक्स ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड है 87.78, 10-11 में देखेंगे 102.95 और 21-22 में देखेंगे 97.07 है। और एग्रीकल्चरल सपोर्ट देखेंगे अगर इंडिया में तो माइनस में सपोर्ट मिलता है, जो कि यूएस में देखेंगे, यूरोपियन यूनियन में देखेंगे, चाइना में देखेंगे, विच इज़ वेरी हाई फ्रॉम एज कम्पेयर टू अवर कंट्री। अगर प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन देखेंगे तो इंडिया में क्या है 0.73, यूएस और यूरोपियन यूनियन और चाइना से कंपेयर करेंगे विच इज़ वेरी लेस। तो आप देख रहे हैं कि क्यों हमारे जो फार्मर्स हैं उन पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण क्या है एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं मिलता है तो उनका प्रोड्यूसर जैसे जो वो कुछ प्रोड्यूस किए उनका कोई भी खेती का जो जैसे मान लिया जाए अभी बारिश हो रहा है तो उनका जो भी अभी रबी फसल है उनको स्टोरेज करने के लिए सही से गवर्नमेंट उनको कुछ दे नहीं रही है, गोडाउन या फिर कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे वो रख पाएँ। बारिश हुआ, उनका सारा जो फसल है वो क्या हो गया भीग गया, सड़ गया, और उनका प्रोड्यूस प्रोटेक्शन जो है क्या है कुछ नहीं है। तो वही वो बताया गया कि सिचुएशन जो है एमएसपी का कि सिचुएशन अराइजिंग आउट प्रोटेस्ट बाय फार्मर डिमांडिंग इलीगली ये सपोर्ट एमएसपी, है ना। तो जो 22 साल का एक लड़का था वो बेचारा उनका डेथ हो गया, इसके कारण जो है प्रोटेस्ट जो है और एग्रेसिव होते जा रहा है। तो वो बताया गया कि वो क्यों ऐसा हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट क्या है। तो एग्रीकल्चर लॉपीसाइडेड रोल ऑफ नेशनल इकोनॉमिक आउटपुट, दूसरा राइजिंग शेयर ऑफ फार्मर लेबर कंपेयर टू कल्टीवेटर, तीसरा बताया गया कि स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग, है ना, हाई इंडेटनेस, बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है, इनकम उनका बहुत कम होता है ना, हाई इंसिडेंस ऑफ डेट अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में देखिएगा तो उनके ऊपर कर्ज जो है बहुत ज़्यादा है। द टर्म ऑफ ट्रेड अगेंस्ट इंडियन फार्मर रिसीव लेस सपोर्ट फ्रॉम अदर फार्मर, है ना, अदर फार्मर के हिसाब में इंडिया में देखेंगे तो उनको बहुत कम सपोर्ट दिया जाता है। और उसके बाद क्या बोला गया कि आर एमएसपी द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि क्या एमएसपी इंप्लीमेंट कर देने से जो हमारा फार्मर है उसको सोल्यूशन मिलेगा। तो वो वही बोल रहा है कि एमएसपी डिबेट इज विजुअल एक्सप्रेशन ऑफ द मच डीपर प्रॉब्लम कि फार्मिंग इज ग्रॉसली अनरिम्यूनरेटेड फॉर मोस्ट इंडियन फार्मर, कि इंडियन फार्मर के लिए जो फार्मिंग है वो ग्रॉसली अनरिम्यूनरेटिव है, मतलब कि बहुत ही कम फायदेमंद है। ऑल्सो द नेचर ऑफ फॉर्म डिस्ट्रेस इज स्ट्रक्चरल, है ना, फॉर्म डिस्ट्रेस जो स्ट्रक्चरल है उसके बारे में बात किया गया है। तो द फैक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मर डिस्ट्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग मेरली ट्वीकिंग एमएसपी एंड प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म promises to provide a sustainable solution, कि शॉर्ट टर्म प्रोमिस देके विल नॉट प्रोवाइड ए सस्टेनेबल सोल्यूशन। उनके सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या बोले कि देयर इज नो इजी वे टू आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई बहुत आसान रास्ता तो नहीं दिख रहा है। द फैक्ट इज दैट फॉर टू मेनी ईयर्स रिमेन डिपेंडेंट ऑन इंडियन फार्मर विच अकाउंट फॉर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, मेनी ऑफ दिस फार्म्स आर टू स्मॉल और इवन कीप ए फैमिली आउट ऑफ पॉवर्टी। आपको क्या बोलते हैं कि बहुत सारा ऐसा फैमिली है उनके पास इतना कम लैंड है कि वो अपने फैमिली को आउट ऑफ पॉवर्टी ला ही नहीं पाते हैं। So for all the lip service of farmers, successive government their relatively little support, जो भी गवर्नमेंट आती है वो बहुत ही कम सपोर्ट करती है, उनके नाम पे वोट ले लेगी लेकिन करेगी कुछ नहीं। इधर थ्रू डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर उनको क्या कर देगी कि डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर कर दीजिए 2,000-3,000 रुपया, उससे क्या होना जाना है। सच एज बेयर हाउसेस, उनको लिए क्या करना चाहिए और प्रोवाइडिंग ए फैसिलिटी सच एज बेयर हाउस दैट मे बी
फार्मर एबिलिटी टू बार्गेन द मार्केट, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है उसको सिक्योरिटी मिले। उसके लिए क्या करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से रख सके। ताकि जब जब उस प्रोडक्ट, कभी कभी क्या होता है कि जब फार्मर अपना प्रोड्यूस, जब उनका प्रोड्यूस हुआ तो उसमें क्या होता है कि पूरे देश में उसी सीजन में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है, डिमांड कम जाता है ना, क्योंकि सप्लाई बहुत होता है तो डिमांड कम जाता है। जब सप्लाई बहुत होता है तो उनको होल्ड करने के लिए कोई जगह चाहिए, जब वो जगह है नहीं, अगर हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देंगे तो जब रेट बढ़ेगा तो वो बेच सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एमएसपी को फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो करना क्या चाहिए कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए टू पुल इनफ जॉब टू पुल पीपल आउट ऑफ फार्म्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था डेटा के साथ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप कहीं किसी बात को कह रहे हैं तो वो कहाँ से कह रहे हैं, हवा में तो कहेंगे नहीं ना। तो यू हैव ए डेटा कि देखिए ये डेटा दिखा रहा है, हम इस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। बाकी आज के न्यूज़पेपर में और कुछ है नहीं, ठीक है, पढ़ते रहिए। बाकी तो कुछ है नहीं, ख़त्म, ठीक है, कुछ नहीं है। ओके फिर, ओके, पढ़ते रहिए अच्छे से। हैव ए गुड डे।